सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। सरकार ने भी माना तबादलों में हो रहा भ्रष्टाचार। कई बार बनी नीति लेकिन प्रारूप बनकर रह गई। शिक्षकों के साथ अब विद्यार्थियों की भी होगी ऑनलाइन उपस्थिति। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो सरकार भी ये बात मानने को तैयार है कि तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। कई बार तबादला नीति बनी है लेकिन वो प्रारूप बनकर ही रह गई। तबादला नीति पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई। कई राज्यों ने तबादला नीति बनाई है, तो अलग अलग राज्यों ने जो तबादला नीति बनाई है आज हम बात करेंगे उसके बारे में। साथ ही 2014 की बात है, 2014 में ही न्यायालय ने आदेश दे दिया था सरकार को कि तबादला नीति बननी चाहिए और तबादले है वो नीति के अनुसार ही होने चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे स्टूडेंट की ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर। अब शाला दर्पण पर स्टाफ के साथ साथ स्टूडेंट की यानी विद्यार्थियों की भी उपस्थिति है वो बीजीटी के रूप में ऑनलाइन हो रही है। इसके साथ ही शाला दर्पण के रिलेटेड शिक्षकों के साथ बहुत सारे और भी अन्य काम होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले तबादला नीति की। सरकार ने भी माना है तबादलों में भ्रष्टाचार, लेकिन पॉलिसी जारी करने से सोशल डिस्टेंस बन रहा है। देश के ज़्यादातर राज्यों में नीति से तबादला, राजस्थान में भी तबादलों में अभी भी सियासत है वो हावी है। तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार की गूंज के बाद भी सरकार ने तबादला नीति से पूरी तरह सोशल डिस्टेंस बना रखा है। जबकि तबादला नीति बनने के लिए सेवानिवृत्त आईएएस की अध्यक्षता में बनी समिति पिछले साल ही रिपोर्ट राज्य सरकार को दे चुकी है। तबादला नीति को लेकर एक बार कैबिनेट में भी चर्चा हो चुकी है। इसके बाद भी सरकार के तबादला नीति को हरी झंडी नहीं दिए जाने से प्रदेश के कर्मचारियों का इंतजार है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे ज़्यादा इंतजार है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक और संविदा कर्मचारियों को है। सूत्रों की माने तो पिछले महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से तबादला नीति का प्रारूप जारी किए जाने वाला था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार की वजह से मामला अटक गया। अब सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर तबादला नीति की घोषणा है वो की जा सकती है। 2014 में न्यायालय ने दिए आदेश, सरकार बनाए तबादला नीति। शिक्षा विभाग में तबादलों से नाराज कई कर्मचारियों ने वर्ष 2014 में न्यायालय की शरण ली। इस दौरान उच्च न्यायालय ने सरकार को तबादला नीति का लाने का निर्णय दिया था। फिर भाजपा की सरकार ने तबादला नीति बनाई, लेकिन वह लागू नहीं हो सकी। बात करें तबादला नीति की तो कई बार नीति बनी लेकिन प्रारूप में ही रह गई है। 1994 में पूर्व शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 1994 में कमेटी बनी। इस समिति ने प्रारूप बना दिया लेकिन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकी। इसी प्रकार 97-98 में नीति को लाने की कवायद हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस साल तबादलों को लेकर अलग से निर्देश जरूर जारी किए गए। 2005 में शिक्षकों के तबादले में राहत देने के लिए दिशा निर्देश जारी हुए। 15 से 18 में तबादलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के साथ अन्य कमेटी बनाई गई लेकिन प्रारूप नहीं हो सका। 2020 में भी जनवरी महीने में कमेटी बनी, अगस्त में रिपोर्ट दी, कैबिनेट में मंजूरी मिलना अभी भी है वो इनका शेष है। इसी प्रकार फैक्ट फाइल की बात करें तो तबादला नीति का आदेश है वो 3 जनवरी 2020 का है। अध्यक्षता है वो सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है। कमेटी की जो रिपोर्ट है वो अगस्त 2020 में दी जा चुकी है। इन राज्यों का अध्ययन किया गया है जैसे दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्य। अब दिल्ली पंजाब में वहाँ क्या चल रहा है कि किस प्रकार तबादले होते हैं, वहाँ क्या नीति बनी हुई है, उसके बारे में बात करें कि जैसे हरियाणा 2017 से ऑनलाइन तबादले। हरियाणा में अप्रैल 2015 से 17 तक सभी एमएलए और प्रतिनिधियों और अफसरों के सुझाव मांगकर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2017 जारी की गई। इसी प्रकार 5 जिलों के विकल्प के आधार पर तबादले। उत्तर प्रदेश में जून 2016 को अंतर जनपदीय स्थानांतरण नीति जारी की गई। ऐसे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं जिनके शुरुआती जिले में 3 साल पूरे कर लिए गए हों। इसी प्रकार जो पंजाब है, 15 अंकों के आधार पर पंजाब में तबादले। पंजाब में नई तबादला नीति जुलाई 2019 में जारी की गई। पॉलिसी में परफॉर्मेंस के लिए कुल 250 में से 90 अंक। इसमें कर्मचारी का स्कोर कार्ड, सालाना गुप्त रिपोर्ट आदि शामिल है। दिल्ली में सिर्फ अगस्त महीने में होते हैं तबादले। यहाँ शिक्षकों के साथ अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए तबादला नीति लागू हो चुकी है। वर्ष में एक ही बार 31 अगस्त को तबादले होंगे। इसी प्रकार राजस्थान की बात करें यानी हमारे प्रदेश की बात करें तो फिलहाल प्रदेश में विधायक और सांसद की डिजायर को तवज्जो दी जा रही है। नीति है वो नरादर है। कहने को तो सरकारी विभागों में कर्मचारियों की आवश्यकता सहित अन्य मापदंडों के आधार पर तबादले किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों के तबादलों में सांसद व विधायकों की डिजायर को ही तवज्जो मिलती है।
इसी प्रकार दोस्तों बात करें अगली खबर की, तो शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति भी होगी ऑनलाइन। शिक्षकों को मिलेगा विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति अपलोड करने का जिम्मा। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के कंधे पर एक और नई जिम्मेदारी आने वाली है। कहने को तो ये दोस्तों जिम्मेदारी आ चुकी है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना दिया है। इस वीडियो के लास्ट में आपको उसकी स्क्रीन मिल जाएगी, जिसके ऊपर क्लिक करके आप ये जान पाएंगे कि विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति आपको किस प्रकार दर्ज करनी है। क्लासरूम में पढ़ाई के साथ ऑनलाइन क्लास संचालन और इसका रिकॉर्ड संधारण तो शिक्षकों की ड्यूटी में शामिल हो ही चुका है। अब उन्हें विद्यार्थियों की उपस्थिति भी शाला दर्पण पर नियमित रूप से अपलोड करनी होगी। शिक्षा निदेशालय ने इसकी रूपरेखा तैयार की है। जल्दी शिक्षकों के साथ विद्यार्थियों की उपस्थिति शाला दर्पण पर अपलोड करनी होगी। विभागीय सूत्रों के मुताबिक छात्र छात्राओं की उपस्थिति अलग अलग करनी होगी और नियमित रूप से करनी होगी। इस नई जिम्मेदारी को लेकर शिक्षक समुदाय खासा परेशान है। शिक्षकों के मुताबिक शहरी क्षेत्र में भले ही नियमित रूप से उपस्थिति अपलोड करने का काम हो जाएगा, लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह गले की फांस बन जाएगा। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की सेवाएं सुचारू रूप से नहीं होती है, वहां शिक्षकों की उपस्थिति नियमित रूप से अपलोड नहीं हो पाती। ऐसे में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने का काम नामुमकिन है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के पास पहले ही बहुत सारे काम की भरमार है। विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति का काम और मिला तो वे दिन भर इसी में जुटे रहेंगे। इसे सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य है वो प्रभावित होगा। बात करें कि सरकारी शिक्षकों के पास कितने काम हैं कि पहले से जो जैसे है कि जनगणना के लिए डोर टू डोर सर्वे करना, राशन वितरण केंद्रों की निगरानी करना, पशु गणना के लिए गांव का डाटा जुटाना, विद्यालय परिसर दुरुस्तीकरण करना, मौसमी बीमारियों में मरीजों का पता लगाना, स्कूल के अभिलेखों को दुरुस्त रखना, आरटी में निःशुल्क शिक्षा का सत्यापन करना, स्कूल विकास में जन सहयोग जुटाना, स्कूलों में निःशुल्क साइकिल वितरण करना, भवन निर्माण एवं देखरेख का काम करना, विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, छात्रवृत्ति फॉर्म को अपडेट करना और विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार, बच्चों से शैक्षिक गतिविधियां करवाना, मतदाता सूची में बनाने व संशोधित करने का काम भी शिक्षकों के जिम्मे है। इसी प्रकार ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था जुटाना, शाला दर्पण पोर्टल पर डाटा फीडिंग करना, बच्चों को स्माइल क्लास से जोड़ना, मिड डे मील का लेन देन मेंटेन करना, घर घर जाकर वर्कबुक वितरण करना, पोषाहार की खाद्य सामग्री एकत्र करना, साधन विहीन बच्चों के घर जाकर पढ़ाना और स्कूलों में मिड डे मील तैयार करना। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे काम है वो शिक्षकों के जिम्मे पहले से है। ऐसे में शिक्षक उपस्थिति है वो ऑनलाइन करना तो शिक्षकों के गले की फांस बनना तय है। बात करें एक और खबर की, तो नए साल से महंगा हो जाएगा एटीएम से पैसे निकालना। मुफ्त लेन देन की मासिक सीमा से अधिक होने पर देने होंगे 21 रुपये पर ट्रांजैक्शन के। तो अगले महीने यानी नए साल से ग्राहकों को मुफ्त एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट पार करने पर ग्राहकों को ज़्यादा पेमेंट करना होगा। जून में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम से मुफ्त मासिक पैसा निकालने पर एक लिमिट के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाज़त दी थी। हर एक बैंक हर महीने कैश और नॉन कैश एटीएम ट्रांजैक्शन देता है। अब 1 जनवरी से मुफ्त सीमा के बाद चार्ज है वो देना होगा। साथ ही आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक के एटीएम मुफ्त सीमा से ऊपर का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने पर 21 रुपये और जीएसटी देना होगा। अगले महीने ग्राहकों को मुफ्त लेन देन की मासिक सीमा से अधिक होने पर 20 रुपये की जगह 21 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन देने होंगे। आरबीआई ने कहा था कि ज़्यादा इंटरचेंज चार्ज और जनरल कॉस्ट बढ़ने के कारण ट्रांजैक्शन पर चार्ज बढ़ाकर 21 रुपये करने की इजाज़त दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से प्रभावी होगी। मुफ्त एटीएम कैश निकालना, ग्राहकों अपने समय के बैंक एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन यानी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। वे मेट्रो शहर में अन्य बैंकों के एटीएम से 3 और गैर मेट्रो केंद्रों में 5 मुफ्त लेन देन भी कर सकेंगे। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों के वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये और सभी केंद्रों के गैर वित्तीय लेन देन के लिए 5 रुपये से बढ़ाकर 6 रुपये के करने की इजाज़त दी है। तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।